अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे साथ वाइटल साइन है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने वाइटल साइन के हवाले से कुछ बातें की थी। वाइटल साइन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वाइटल साइन को वाइटल साइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। वाइटल किसे कहते हैं? वाइटल से मुराद जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हो। साइन से मुराद क्या है? साइन से मुराद निशानात या इशारे है, ठीक है, जिसके ज़रिए हमें कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में पता चलती है। सो वाइटल साइन से मुराद ये है कि ये वो इम्पोर्टेंट इशारे होते हैं जिसके थ्रू हम अपने बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, जो हेल्थ स्टेटस होती है, उसके बारे में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? इसको वाइटल साइंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने फैक्टर इफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर तक बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है? इफ़ेक्ट करती है। जिसमें मैंने आपको एज के हवाले से बात बताई थी, डायऑर्नल वेरिएशन के बारे में मैंने आपको बताया था, एक्सरसाइज हो गई, हार्मोन्स हो गया, इसी तरह से स्ट्रेस हो गई, इन्वायरमेंट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वो तमाम फैक्टर है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकती है? इफ़ेक्ट कर सकती है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है इसमें कुछ चेंजेस आती है, कुछ अल्ट्रेशन आती है जो कि नॉर्मल नहीं होती। तो जो चेंजेस आती है, जो अल्ट्रेशन आती है हमारे बॉडी टेम्परेचर में, तो उसको आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जो अल्ट्रेशन आती है बॉडी टेम्परेचर में उसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे साथ फीवर हो गया, ठीक है, इसी तरह से हाइपरथर्मिया हो गई, इसी तरह से हीट स्ट्रोक हो गया, हीट एग्जॉशन हो गई और हाइपोथर्मिया हो गया। तो ये मुख्तलिफ एबनॉर्मल कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो टेम्परेचर है उसमें क्या आ जाती है? चेंजेस आ जाती है। तो फीवर क्या है? हाइपोथर्मिया से क्या मुराद है? हीट स्ट्रोक किसे कहते हैं? हीट एग्जॉशन किसे कहते हैं? और हाइपोथर्मिया क्या है? इसको अब हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं। द नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट इज कंसीडर्ड टू बी बिटवीन 36 डिग्री सेल्सियस एंड 37.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 96.8 फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जैसे कि आप सबको पता है, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जो नॉर्मल रेंज है बॉडी टेम्परेचर का एडल्ट्स के लिए, तो वो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में है, ठीक है। इसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट में हम बात करें तो 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है इसकी। इसी तरह से देयर आर टू प्राइमरी अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर में जो कॉमनली अल्ट्रेशन आती है, चेंजेस आती है, तो वो दो तरह की होती है। पहले नंबर पर हमारे साथ पायरेक्सिया होता है या हाइपरथर्मिया जिसे हम कहते हैं, और दूसरी जो है उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। सो पायरेक्सिया से क्या मुराद है? सिंपल अल्फाज में पायरेक्सिया से मुराद फीवर है, ठीक है, फीवर। सो अ बॉडी टेम्परेचर अबव द यूजुअल रेंज इज कॉल्ड पायरेक्सिया, ठीक है, या हाइपरथर्मिया। वो बॉडी टेम्परेचर जो कि नॉर्मल रेंज से थोड़ी सी क्या होती है? थोड़ी सी अबव होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे साथ
टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा हो चुकी हो, नॉर्मल रेंज को बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है क्रॉस कर चुकी हो, मतलब 37.5 से जो है 40 या 41 या 42 तक जा चुकी हो, तो ऐसे टेम्परेचर को फिर हम क्या कहते हैं, ये हमारे साथ हाई फीवर होती है। और इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं इसको हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, ठीक है, हाइपर पायरेक्सिया इसको फिर हम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। पायरेक्सिया से मुराद ये है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, जैसे कि 36 से 37.5 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल रेंज है एडल्ट्स के लिए। सो अगर टेम्परेचर जो है थोड़ी सी मतलब 1 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ जाए या 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, जैसे कि 37.5 से बढ़कर 38 हो जाए या 39 हो जाए, तो इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं इसको हम पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया कहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है ये 40 को क्रॉस करे, 41 हो जाए, 42 हो जाए, तो ये बहुत हाई ग्रेड फीवर होती है। और इसके लिए जो हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। सही है। इसी तरह से अक्सर स्टूडेंट जो है फेब्राइल फेब्राइल टर्म से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फेब्राइल किसे कहते हैं? फेब्राइल से मुराद द क्लाइंट हु हैज़ अ फीवर, वो लोग जिनको फीवर हुई होती है, ठीक है, जिनको फीवर हुई होती है तो उनको हम फेब्राइल कहते हैं। और वो लोग जिनको फीवर नहीं होती उनको हम ए फेब्राइल कहते हैं। सही है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। फिर हमारे साथ पायरेक्सिया के भी मुख्तलिफ टाइप्स है, जिसमें पहले नंबर पर आपके पास जो आता है इसको हम क्या कहते हैं, लो पायरेक्सिया। द फीवर डज नॉट रेज मोर देन 99 to 100 फ़ारेनहाइट डिग्री हाइट। लो पायरेक्सिया ये हमारे साथ फीवर की वो किस्म है जिसमें टेम्परेचर जो है 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान में ही रहती है, इससे आगे नहीं बढ़ती, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसी जो फीवर होंगी इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लो पायरेक्सिया कहेंगे। सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी किस्म है इसको हम क्या कहते हैं, मॉडरेट पायरेक्सिया। मॉडरेट पायरेक्सिया ये हमारे साथ फीवर की वो किस्म है जिसमें बॉडी टेम्परेचर जो है ये 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान रहती है, ठीक है। 100 से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान जो बॉडी टेम्परेचर रहती है, तो इसको फिर हम मॉडरेट पायरेक्सिया कहेंगे। सही है। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी किस्म है इसको हम हाई पायरेक्सिया कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पेशेंट की जो बॉडी टेम्परेचर होती है तो वो 103 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान में होती है, ठीक है। 103 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान में रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो इस तरह की जो कंडीशन होंगी तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, हाई पायरेक्सिया कहेंगे। सही है। इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट टाइप आता है पायरेक्सिया का, इसको हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। मतलब ये है कि इसमें जो बॉडी टेम्परेचर होती है तो वो 105 डिग्री सेल्सियस या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या कर लेती है, क्रॉस कर लेती है, इससे ऊपर चली जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। सही है। उम्मीद करता हूँ ये आप स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा जी, फिर मज़ीद अगर हम फीवर के टाइप्स पर बात करें तो हमारे साथ इंटरमिटेंट फ़ीवर है, रिमिटेंट फ़ीवर है, रिलैप्सिंग फ़ीवर है और कांस्टेंट फ़ीवर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसको जो है गौर से सुने ताकि हर एक चीज़ जो है आप प्रॉपर तरीके से समझे, ताकि फिर आपको कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमिटेंट फीवर की। व्हाट इज इंटरमिटेंट फीवर? द बॉडी टेम्परेचर अल्टरनेट्स at regular interval between period of fever and period of normal or subnormal temperature is called
इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर इसका सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि ये हमारे साथ फीवर की वो किस्म होती है जिसमें एट अ टाइम मिसाल के तौर पर मॉर्निंग टाइम जो है टेम्परेचर नॉर्मल रहती है और शाम को जो है टेम्परेचर रेज हो जाती है, बढ़ जाती है, या मॉर्निंग टाइम टेम्परेचर बढ़ी हुई होती है बल्कि, और शाम को जो है वो टेम्परेचर क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। सो जो वक्फे के साथ जो टेम्परेचर का बढ़ जाना, इस तरह की जो फीवर होती है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। जैसे कि मलेरिया के जो पेशेंट होते हैं आपने उनको देखा होगा कि मॉर्निंग टाइम डे टाइम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, ठीक है, जबकि शाम जब हो जाती है, ठीक है, तो इनको जो है सर्दी लगना शुरू हो जाती है, इनको जो है टेम्परेचर हो जाती है। तो इस तरह की जो फीवर होती है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। सही है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी किस्म आती है इसको हम रिमिटेंट फीवर कहते हैं। रिमिटेंट फीवर क्या है? अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस occurred over the 24-hour period, all of which are above normal, ठीक है, कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। रिमिटेंट फीवर ये हमारे साथ फीवर की वो किस्म होती है जिसमें जो पेशेंट होता है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जो है उसमें इजाफा हो जाती है और वो बढ़ जाती है। तो इस तरह का जो फीवर होता है इसको हम क्या कहते हैं, रिमिटेंट फीवर कहते हैं। जैसे कि कोल्ड या इन्फ्लुएंजा में लोगों को जो बुखार लगी हुई होती है, लोग जो बुखार का शिकार हुए होते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा या कोल्ड में, ठीक है, तो इसको हम रिमिटेंट फीवर कहते हैं। फिर इसके बाद तीसरी किस्म हमारे साथ पायरेक्सिया की जो आती है इसको हम रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। सही है। रिलैप्सिंग फीवर ये शॉर्ट फेब्राइल पीरियड होता है, अ फ्यू डेज are interspersed with period of 1 or 2 days of normal temperature। रिलैप्सिंग फीवर ये हमारे साथ फीवर की वो किस्म है जिसमें जो पेशेंट होता है तो वो 2-3 दिनों के लिए उनको टेम्परेचर हुई होती है और फिर 1 या 2 दिन के लिए जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, फिर 2-3 दिनों के लिए उनको टेम्परेचर हो जाती है, फिर 1 या 2 दिन के लिए जो है उनकी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाती है। तो वक्तन फ़वक्तन एक शॉर्ट पीरियड के लिए वो फेब्राइल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो फीवर होंगी इसको हम क्या कहेंगे, रिलैप्सिंग फीवर कहेंगे। जबकि कांस्टेंट फीवर, जैसे कि इसके नाम से ही आप लोगों को वाज़ेह हो चुका होगा कि ये हमारे साथ फीवर की वो किस्म है जिसमें जो बॉडी टेम्परेचर होती है उसमें थोड़ी सी जो है चेंजेस आती है, और इसके अलावा जो पेशेंट होता है तो ऑलवेज़ उनकी जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि टाइफाइड के पेशेंट हो गए, ठीक है, उनको जो टाइफाइड फीवर होती है तो मुसलसल जो है इनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से हाई रहते हैं, उसमें किसी किस्म की कमी नॉर्मेलिटी नहीं आती। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट फीवर कहते हैं। क्लियर है? गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जो एडल्ट नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंज है तो वो 36 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस तक है। अब अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करती है, 38 होती है, 39 होती है या 40 होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पायरेक्सिया कहेंगे। लेकिन अगर किसी पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 40 को भी क्रॉस कर ले, 41 हो जाए या 42 हो जाए, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, इसको फिर हम हाइपर पायरेक्सिया कहेंगे। और ऐसे टेम्परेचर स्टेज में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बंदा जो है क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए, मतलब 35 हो जाए या 34 हो जाए, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपो मीन लो एंड थर्मिया मीन टेम्परेचर, सो लो टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से लो टेम्परेचर हो तो इसको आप हाइपोथर्मिया कहेंगे। सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुकी होगी।
पायरेक्सिया की हमारे साथ जो अगली किस्म है इसको हम फीवर स्पाइक्स कहते हैं, ठीक है। अ टेम्परेचर दैट रेजेस टू फीवर लेवल रैपिडली फॉलोइंग अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड देन रिटर्न टू नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर इज कॉल्ड अ फीवर स्पाइक। बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शंस ऑफन काज फीवर स्पाइक। मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये एक ग्राफ है। ये ग्राफ जो है, ये जो मैंने सीधा लाइन लगाया है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये आपके साथ जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसमें क्या होगा, इसमें जो फीवर स्पाइक होता है, इसमें क्या होता है, जब पेशेंट जो है वो उनको फीवर हो जाती है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है, मिसाल के तौर पर 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, 0.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है। सो इसमें क्या होता है, इसमें एक टाइम के लिए टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल से इस तरह से ऊपर आ जाता है, ठीक है। फिर कुछ 2-3 घंटे बाद जो है ये टेम्परेचर वापस नीचे इस तरह से आ जाता है। फिर कुछ 2-3 घंटे बाद ये वापस ऊपर इस तरह से चला जाता है, फिर इस तरह से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर बिल्कुल स्पाइक्स बन जाते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे आ रहा होता है तो स्पाइक्स बन जाता है। तो इस तरह की जो टेम्परेचर है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फीवर स्पाइक कहेंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शन हो जाती है जिसको हम सेप्सिस कहते हैं या सेप्टिसीमिया कहते हैं, ठीक है, ब्लड जो है वो क्या हो जाती है, कंटिमिनेटेड हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से। तो उस कंडीशन में फीवर स्पाइक जो है ये कॉमनली होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको हम फीवर स्पाइक कहते हैं, सही है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा हमारे साथ जो अगली किस्म है इसको इन्वर्स फीवर कहते हैं। इन्वर्स फीवर, इसके नाम से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका होगा। द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग आवर्स एंड द लोवेस्ट इन द इवनिंग आवर्स, ठीक है। अच्छा जी, इन्वर्स फीवर इसको इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो पेशेंट होता है तो पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है तो मॉर्निंग टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हुआ होता है। और जब इवनिंग टाइम हो जाता है तो इवनिंग टाइम में नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको इन्वर्स फीवर कहते हैं कि पहले ऊपर चला जाता है फिर इन्वर्स होकर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, सबसे लो हो जाता है, लो टेम्परेचर हो जाती है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको इन्वर्स फीवर कहते हैं, सही है। इसके बाद आपके पास जो अगली टाइप आती है इसको हेक्टिक या स्विंगिंग फीवर भी कहते हैं। When difference between high and low temperature is very great, जब हाई टेम्परेचर, ठीक है, मिसाल के तौर पर हाई टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो गई, ठीक है, और लो टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर जो है आपके पास मिसाल के तौर पर 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस है। सो 45 और 15 डिग्री सेल्सियस के दरमियान कितना डिफरेंस है, तो 550 हो गया, और मतलब 30 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या है, डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह की जो फीवर होती है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में डिफरेंस आता है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के दरमियान, तो इस तरह की फीवर को हम क्या कहते हैं, हेक्टिक या स्विंगिंग फीवर कहते हैं, सही है। उम्मीद करता हूँ ये आप स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा। Alteration in the body temperature. So in some condition an elevated temperature is not true fever. Two example are heat exhaustion and heat stroke. इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि पेशेंट की जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इनको फीवर हुई है, बल्कि वो हीट एग्जॉशन की वजह से भी हो सकता है या हीट स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, सही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हीट एग्जॉशन की कि हीट एग्जॉशन किसे कहते हैं। हीट एग्जॉशन इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव हीट एंड डिहाइड्रेशन। साइन ऑफ हीट एग्जॉशन इंक्लूड
paleness, dizziness, nausea, vomiting, fainting and a moderately increased temperature। ठीक है, हीट एग्जॉशन सबसे पहले इसको आप समझे। हीट एग्जॉशन ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और इसके साथ साथ पेशेंट की बॉडी में जो है पानी की कमी हो, पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड हो चुका हो, तो ऐसे कंडीशन को फिर हम क्या कहेंगे, हीट एग्जॉशन कहेंगे। ऐसे कंडीशन में आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो उनका स्किन कलर जो है वो पेल हो चुका होता है, इसके साथ साथ उनका सर जो है वो चकरा रहा होता है, दिल जो है उनका ख़राब हो रहा होता है, जैसे कि जिसे हम नोज़िया कहते हैं, उल्टियाँ उनको आ रही होती है। फेंटिंग से मुराद ये है कि आंखों के सामने अंधेरा जो है उनके छाया हुआ होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ टेम्परेचर जो है वो क्या हुई होती है, मॉडरेटली इंक्रीज़ हो चुकी होती है। ठीक है, मतलब 100 से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो हो चुकी होती है। सही है, 38.3 डिग्री से लेकर 38.9 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि 101 फ़ारेनहाइट से लेकर 102 फ़ारेनहाइट तक। तो इसको हम हीट एग्जॉशन कहते हैं। अब अगर हीट स्ट्रोक की हम बात करें तो हीट स्ट्रोक जो है ये हमारे साथ अक्सर औकात गर्मियों में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि कराची के अगर आप हालात देखें तो कराची में ये हीट स्ट्रोक जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो person experiencing heat stroke generally have been exercising in hot weather, have warm flushed skin and often do not sweat। ठीक है, हीट स्ट्रोक ये हमारे साथ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट की जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो इंतहाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ एक मसला ये होता है कि हीट के बढ़ने की वजह से चाहिए नॉर्मली तो ऐसा होता है कि स्वेटिंग हो रही होती है, पेशेंट जो है वो पसीना पसीना हुआ होता है। लेकिन हीट स्ट्रोक पे ये होता है कि जो पसीना होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने के बावजूद भी पसीना जो है वो जिस्म से नहीं निकल रहा होता। ठीक है, जो हीट है वो अंदर पस चुकी होती है और वो बाहर नहीं आ रही होती। ठीक है, जिसकी वजह से स्किन जो है सारा रेडिश हो जाता है। सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक इस वजह से भी आता है कि अक्सर औकात लोग गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा सूरज के सामने जो है वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इसके बावजूद वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो एक्सरसाइज के दौरान तो आप सबको पता है कि हीट की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी में, तो इस वजह से हीट स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, दे यूजुअली हैव टेम्परेचर, इसमें जो बॉडी टेम्परेचर होता है तो वो 41.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होता है या इससे भी ज़्यादा होता है, जो कि डिलीरियस भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है और सीजर्स भी हो सकते हैं। मतलब इसमें फिर पेशेंट पर दौरे भी पड़ सकते हैं, पेशेंट जो है वो बेहोश भी हो सकता है और डिलीरियस भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ भी आप स्टूडेंट्स को आ चुकी होगी। स्टेजेस या फेजेस ऑफ फीवर, स्टेजेस या फेजेस ऑफ फीवर तो ये आप सबको पता है, एक हमारे साथ ऑनसेट स्टेज है। ठीक है, एक हमारे साथ कोर स्टेज है और एक हमारे साथ अबेटमेंट स्टेज है। ऑनसेट स्टेज क्या है, इसको इन्वेजन ऑनसेट ऑफ फीवर पीरियड ऑफ राइजिंग आल्सो कॉल्ड कूल्ड और चिल फेज। ठीक है, जो ऑनसेट फेज होता है फीवर का इसको कूल्ड या चिल फेज भी कहते हैं, जिसमें जो बीमारी होती है, सॉरी जो फीवर होता है, बुखार होता है, उसकी शुरुआत हुई होती है। ठीक है, बुखार जो है उसकी स्टार्टिंग हुई होती है, तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा फेज़ आता है फीवर का उसको हम कोर्स फीवर कहते हैं। इसके अलावा इसको प्लेटिव फेज़ भी कहते हैं। ये हमारे साथ क्या होता है, स्टेडियम फीवर हैज़ रीच इट पीक लेवल एंड रिमेन कांस्टेंट। इसमें जो फीवर होता है, जो बुखार होता है, तो वो अपने जो टॉप पॉइंट है ना, जो हाईएस्ट पॉइंट है ना,
वहाँ तक पहुँच चुका होता है और कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर उसी पॉइंट पर जो है अटकी रहती है, नीचे नहीं आ रही होती, ठीक है। तो पेशेंट जो है शदीद बुखार का शिकार हुआ होता है इस फेज़ में। इस फेज़ को जो है प्लेटिव फेज़ कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो टेम्परेचर है वो अपनी पीक लेवल तक पहुंच चुकी होती है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा फेज़ है इसको अबेटमेंट फेज़ कहते हैं। इस अबेटमेंट फेज़ का जो दूसरा टर्म यूज़ होता है इसको फ्लश फेज़ भी कहते हैं। डिफेवरेंसिस, ठीक है, एलिवेटेड टेम्परेचर डिक्लाइन। इसमें क्या होता है, फ्लश फेज़ में जो टेम्परेचर अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका था तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अबेटमेंट या फ्लश फेज़ भी कहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फीवर। अच्छा जी, हमारे साथ जो फीवर होते हैं उसके क्लिनिकल क्या मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम होते हैं। सो हमारे साथ जो ऑनसेट फेज़ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि हमारे साथ शुरुआती फेज़ होता है जिसको हम चिल फेज़ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ हार्ट रेट पेशेंट की इंक्रीज़ हो जाती है, रिस्पायरेटरी रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके साथ साथ डिप जो है, रिस्पायरेशन की डिप वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और पेशेंट जो है वो शिवरिंग कर रहा होता है, ठीक है, सर्दी की वजह से हिल रहा होता है। इसके अलावा पैलेट कोल्ड स्किन, ठीक है, स्किन जो है वो पेल हो चुका होता है और ठंडा हो चुका होता है। कंप्लेंट ऑफ फीलिंग कोल्ड, जिसमें पेशेंट जो है कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, सर्दी लग रही है। साइनोटिक नेल बेड्स, इसके अलावा अगर हम पेशेंट के नेल बेड्स को चेक करें तो नेल बेड्स जो है वो ब्लूइश हो चुके होते हैं, ठीक है। गूज फ्लैश अपीयरेंस ऑफ स्किन, ठीक है, गूज फ्लैश अपीयरेंस ऑफ स्किन जो है मतलब क्या हुई होती है, पेल जो है हो चुकी होती है। इसके अलावा सिसेशन ऑफ स्वेटिंग जो है पेशेंट पर नहीं आ रही होती, ठीक है, सही है। इसके अलावा अगर हम प्लेटिव फेज़ की बात करें तो प्लेटिव फेज़ में फ़ीवर के जो साइन सिम्टम हमें मिलते हैं तो इसमें पेशेंट में क्या होता है, जो चिल्स होते हैं वो एब्सेंस वो स्टॉप हो चुके होते हैं। स्किन दैट फील वार्म, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होती है। फोटो सेंसिटिविटी, पेशेंट को जो है लाइट जो है वो अच्छी फील नहीं होती, मतलब लाइट उनकी आंखों को बुरा लगती है, लाइट से जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। ग्लासी आई अपीयरेंस, ठीक है, ग्लासी आई अपीयरेंस मतलब आंखों में जो है थोड़ा जो है वो आंसू नज़र आ रहे होते, चमक रहे होते हैं। इंक्रीज पल्स एंड रिस्पायरेटरी रेट, पल्स और रिस्पायरेटरी रेट इससे इंक्रीज़ हो जाते हैं इस फेज़ में। इसके अलावा थर्स्ट, इंक्रीज थर्स्ट, माइल्ड टू सेवियर डिहाइड्रेशन पेशेंट को हुई होती है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बार बार वो पानी के लिए कहते हैं। इसके अलावा ड्राउजीनेस, पेशेंट को जो है ड्राउजीनेस फील होती है, ठीक है, मतलब सर चकरा रहा होता है। रेस्टलेसनेस, बेचैनी का शिकार होते हैं। डिलीरियम से मुराद ये है कि उनके माइंड से बातें जो है वो निकलती रहती है, माइंड में बातें जो है वो नहीं रहती, ठीक है, बातों को वो भूलते रहते हैं। इसके अलावा उनको जो है कन्वर्जन भी आ सकते हैं, मतलब दौरे भी पड़ सकते हैं। हार्पेटिक लीजन ऑफ द माउथ, लॉस ऑफ एपिटेट, इसी तरह से भूख उनको नहीं लगती, ठीक है। मलेज, मतलब मलेज से क्या मुराद है, थकावट उनको हो जाती है। वीकनेस एंड एचिंग मसल, और मसल जो है वो दर्द कर रहा होता है। तो ये आपको कॉमनली जो है ये साइन आपको मिलेंगे प्लेटिव फेज़ में, ठीक है, फीवर का जो प्लेटिव फेज़ है ना उसमें आपको ये साइन मिलेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो तीसरी किस्म है डिफेवरेंस, ठीक है, या फीवर अबेटमेंट या फ्लश फेज़, तो इसमें क्या होता है, स्किन दैट अपीयर फ्लश, स्किन जो है वो रेडिश आपको नज़र आएगा और गर्म आपको फील होगा। स्वेटिंग जो है पेशेंट पर आती है, इसके साथ साथ शिवरिंग डिक्रीज़ हो जाती है और पॉसिबली हो सकता है कि पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए। हाइपोथर्मिया, अब हम बात करते हैं हाइपोथर्मिया की, मतलब वो कंडीशन जिसमें जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो 36 डिग्री सेल्सियस से
नीचे चली आती है, ठीक है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, तो इस वजह से इसको हम हाइपोथर्मिया कहेंगे। हाइपोथर्मिया इज अ कोर बॉडी टेम्परेचर बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल, ठीक है। लोअर लिमिट मतलब जो नॉर्मल लिमिट है टेम्परेचर की 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो उससे ये टेम्परेचर क्या हो जाती है, जब डाउन हो जाती है, कम हो जाती है उस नॉर्मल रेंज से भी, तो इसको फिर हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, ठीक है। 95 फ़ारेनहाइट से 95 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से जब कम हो जाती है तो ये हाइपोथर्मिया कहलाएगी। द 3 फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया जिस तरीके से काज होती है, तो इसमें पहले नंबर पर एक्सेसिव हीट लॉस है, दूसरे नंबर पर इनएडिक्वाइट हीट प्रोडक्शन टू काउंटरएक्ट हीट लॉस, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरा जो फेस है वो इम्पेयर हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेशन। सो पहले जो हमारे साथ मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया हो जाती है वो है एक्सेसिव हीट लॉस। हीट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। इसके अलावा जो हीट प्रोडक्शन है, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं हो रही होती जिसकी वजह से हीट लॉस को जो है उसको कंपेंसेट नहीं किया जा रहा होता, सही है। इसके अलावा जो तीसरा हमारे साथ रीज़न होता है हाइपोथर्मिया का, वो हाइपोथैलेमिक जो थर्मो रेगुलेशन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, उसमें किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी आई हुई होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर गिर जाती है। So, if skin and underlying tissues are damaged by freezing cold, this result in frostbite. Frostbite most commonly occur in the hands, feet, nose, and ear, in which ice crystal form inside the cells and damage it. अच्छा जी, अक्सर औकात आप लोगों ने फ्रोज़बाइट्स का वर्ड जो है सुना होगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा और बहुत ज़्यादा आप लोग तजस्सुस का शिकार भी हुए होंगे कि ये फ्रोज़बाइट किसे कहते हैं। फ्रोज़बाइट ये हमारे साथ एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप एकदम से या अचानक से या किसी ऐसी जगह चले जाए जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंतहाई गिर चुका हो, जैसे कि अगर सर्दियों में आप स्कर्दू चले जाए, ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस चल रही होती है, या जो ग्लेशियर्स है, ठीक है, कराकोरम ग्लेशियर्स हो गए या जो पाकिस्तान के ग्लेशियर है वहाँ पर आप चले जाए, ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होती है, -5 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होती है, तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर होती हैं। सो जब आप ऐसी जगह चले जाते हैं और आपने अपने आप को अच्छे तरीके से ना ढांपा हो, अपने आप को अच्छे तरीके से ना कवर किया हो, तो ये टेम्परेचर जो है आपके बॉडी सेल्स को फ्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो स्किन होता है, जिस जगह पर ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हुई होती है, तो वो स्किन जो है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर डिसकलरेशन शुरू हो जाती है, उसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है और आखिरी स्टेज में इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। जिसके बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स फिर पेशेंट का वो बॉडी पार्ट जो है उसको क्या की जाती है, उसकी एम्पुटेशन की जाती है, मतलब उसको बॉडी से अलग किया जाता है, उसको काटा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको फ्रोज़बाइट कहते हैं। सो फ्रोज़बाइट कॉमनली जिन जगहों पर होते हैं, तो इसमें हाथ आ जाते हैं, हाथों को फ्रोज़बाइट होती है, पाँव आ जाते हैं, ठीक है, नोज़ आ जाती है और ईयर आ जाते हैं। तो इन जगहों पर फ्रोज़बाइट जो है कॉमनली जो है ये होता है बहुत लो टेम्परेचर की वजह से, सही है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथर्मिया की अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो इसमें बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या हुई होती है, डिक्रीज़ हुई होती है, पल्स और रेस्पिरेशन ये भी डिक्रीज़ हुए होते हैं और पेशेंट को शुरुआत में बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, ठीक है। इसी तरह से फीलिंग कूल एंड चिल, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी फील होती है, स्किन कलर पेल हो जाता है, स्किन कूल हो जाता है और वैक्सी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से पेशेंट को जो है फ्रोज़बाइट हो सकती है जिसमें स्किन डिसकलरेशन हो जाती है, ब्लिस्टर नोज़ और फिंगर टोज, ठीक है।
मतलब यह है कि नोज़, फिंगर, टोज़ जो है ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और इसकी कलरेशन जो है वो चेंज हो जाती है। हाइपोटेंशन पेशेंट को काज हो सकती है, ठीक है। इसकी वजह से यूरिनरी आउटपुट जो है ज़ाहिर बात है डिक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि सर्दियों में होती है। मसल कोऑर्डिनेशन जो है ये क्या हो जाती है, लेग मसल कोऑर्डिनेशन, मसल जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, फिर आप जो है उस सर्दी में जो है प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते। डिसओरिएंटेशन, ड्राउजीनेस प्रोग्रेसिंग टू कोमा, ड्राउजीनेस जो सर चकराव होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है और पेशेंट जो है एट लास्ट कोमा में चला जाता है शदीद सर्दी की वजह से। टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया के भी हमारे साथ टाइप्स है। एक हमारे साथ इंड्यूस हाइपोथर्मिया है और एक हमारे साथ एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया है। इंड्यूस हाइपोथर्मिया से मुराद ये है जो कि हम खुद ब खुद क्या करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं, जो कि हम खुद टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो इसको इंड्यूस हाइपोथर्मिया कहते हैं। और एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया जो कि अचानक से एक्सीडेंटली काज हो जाए। सो इंड्यूस हाइपोथर्मिया इज द डिलिबरेट lowering of the body temperature to decrease the need for oxygen by the body tissues such as during certain surgeries। कुछ सर्जरीज के दौरान जो है हम क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। क्यों? ताकि हमारे सेल्स या बॉडी टिश्यूज़ को जो है ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड ना हो। तो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको डिक्रीज़ करने के लिए बाज़ औक़ात जो है बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ सर्जरीज़ है, ठीक है, तो कुछ सर्जरीज़ के दौरान ये प्रोसीजर किया जाता है वहाँ पर जहाँ पर सर्जरी हो रही होती है, तो उस एरिया के इर्द गिर्द जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर जो है टेम्परेचर को इंतहाई डाउन कर दिया जाता है, इंतहाई कूल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उस टिश्यूज़ को फिर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा नहीं रहती जैसे कि नॉर्मली रहती है, ठीक है। एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया कैन आकर एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अचानक से आप ऐसे माहौल को एक्सपोज हो जाए जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंतहाई गिर चुकी हो, जैसे कि आप सर्दियों के दिनों में जो है पेशावर से मरी चली जाए, ठीक है, और मरी का टेम्परेचर तो आप सब ने देखा है, या मरी को छोड़े स्कर्दू चले जाए, तो एज ए टेम्परेचर की वजह से एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया काज हो सकती है। इसके अलावा इमर्जन इन कोल्ड वाटर, जो बर्फ़ानी पानी होती है ना, बर्फ़ानी पानी, जैसे कि स्वात के इलाके अगर आप चले जाए सर्दियों में, ठीक है, तो वहाँ के जो पश्तों में जो है जो स्वाती लोग हैं वो उस वहाँ पर जो नहर वगैरह होता है तो उसको क्या कहते हैं, ख्वाड़ कहते हैं पश्तों में। तो ख्वाड़ में जो पानी होता है वो इंतहाई ठंडा होता है। सो अगर ऐसे ठंडे पानी में आप जो है गिर जाए, ठीक है, एक्सीडेंटली, तो आपका टेम्परेचर वो एकदम से डाउन हो जाता है और आपका सारा स्किन जो है वो क्या हो जाता है, पेल ब्लूइश और बिल्कुल काला सियाह हो जाता है। तो ये हमारे साथ क्या कहलाएंगी, एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया कहलाएंगी। इसके अलावा लेक ऑफ एडिक्वाइट क्लोथिंग, शेल्टर और हीट, ठीक है, या आपके पास प्रॉपर कपड़े ना हो अपने आप को कवर करने के लिए, ढांपने के लिए, ठीक है, या रहने के लिए जगह ना हो, या कोई गर्म चीज़ ना हो जिससे आप अपने आप को गर्म करें, तो इसकी वजह से भी हाइपोथर्मिया काज हो सकती है। इन older adults, the problem can be compounded by a decreased metabolic rate and the use of sedative medication, ठीक है। जो older adults होते हैं तो इनमें ये प्रॉब्लम जो है ये मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ होने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोथर्मिया जो है उनको हो सकता है, टेम्परेचर उनका डाउन रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेडेटिव मेडिकेशन है उसके यूज़ की वजह से ये हाइपोथर्मिया उनको काज हो सकती है। साइट टू मेजर टेम्परेचर, अब वो कौन से जगह है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि ओरल ये हमारे साथ कॉमन साइट है जिसके ज़रिए हम बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं, मेजर करते हैं थर्मोमीटर के ज़रिए, ठीक है। इसी तरह से रेक्टल ये हमारे साथ दूसरा एरिया है, लोकेशन है जिसके थ्रू हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। एक्सिलरी हो गई, ठीक है, इसके ज़रिए एक्सिलरी से मुराद ये है कि जो आर्मपिट होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप वहाँ पर थर्मोमीटर को रख कर क्या कर सकते हैं,
टेम्परेचर मैयर कर सकते हैं। इसी तरह से टेम्पेनिक मेम्ब्रेनर हो गया, ठीक है, इसी तरह से टेम्पोरल आर्टरी हो गए। तो इन एरियाज़ के ज़रिए आप टेम्परेचर को मैयर कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ रेजिडेंट डिटरमाइंस विच इज़ द बेस्ट साइट फॉर मैयरिंग बॉडी टेम्परेचर। सही है, तो पेशेंट के जो कंडीशन है उसको आपने देखना है और उसके बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि कहाँ से जो है मैंने टेम्परेचर लेनी है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइट फॉर बॉडी टेम्परेचर मैयर। अच्छा जी, अगर हम ओरल साइड की एडवांटेजेस को देखें तो सबसे पहली एडवांटेज तो इसका ये है कि ये एक्सेसिबल और कन्वीनियंट है। आसानी से जो है हर कोई जो है ओरली टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं और कन्वीनियंट होता है, आसान होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि थर्मोमीटर कैन ब्रेक इफ़ बाइटन। अगर थर्मामीटर पर कोई बंदा जो है वो क्या करे, बाइट करे तो उसको जो है तोड़ सकता है। तो पेशेंट्स पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए आपने डिसाइड करना होगा कि ओरली देना चाहिए या आर्म पिट के थ्रू देना चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास जो अगला आता है वो है रेक्टल साइट। रेक्टल साइट का फ़ायदा ये होता है कि रिलायबल मेजरमेंट, इस पर जो हम मेजरमेंट करते हैं इससे हमें जो टेम्परेचर मिलती है तो वो रिलायबल टेम्परेचर होती है। मतलब उसकी जो एक्यूरेसी है और वो जो टेम्परेचर हमें रिकॉर्ड होता है, ठीक है, तो वो रिलायबल होता है, ठीक है, ट्रस्ट वर्थी होता है। इसके अलावा इनकन्वीनियंट डिसएडवांटेज इसका ये है कि इनकन्वीनियंट एंड मोर अनप्लेजेंट फॉर क्लाइंट। पेशेंट को जो है अच्छा फील नहीं होता, ठीक है, कि आप रेक्टल में थर्मामीटर को रखें और फिर जो टेम्परेचर है उसको मैयर करें। सो अनप्लेजेंट, पेशेंट को बुरा फील होता है, बुरा लगता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट फॉर क्लाइंट हु कैन नॉट टर्न टू द साइड, ठीक है। इसी तरह से ऐसे पेशेंट जो कि जिनको आप कहें कि उल्टे हो जाए, ठीक है, प्रोन पोजीशन में हो जाए और वो प्रोन पोजीशन में नहीं हो रहे, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट से रेक्टल साइड के थ्रू टेम्परेचर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुड इंजरी द रेक्टम, ठीक है। इसी तरह से रेक्टम को क्या कर सकता है, इंजर कर सकता है। अगर रेक्टम के अंदर जो है थर्मोमीटर टूट जाए तो रेक्टम को क्या हो कर सकता है, इंजर कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ स्टूल में इंटरफियर विद थर्मोमीटर प्लेसमेंट। इसी तरह से रेक्टम में जो है स्टूल मौजूद हो तो उसकी वजह से थर्मोमीटर को रखना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और क्या हो जाता है, उसमें इंटरफियर करता है। सही है। इसी तरह से एक्सिलरी जो है ये हमारे साथ एक सेफ और नॉन इन्वेसिव एरिया है, ठीक है, एक्सिलरी। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये सेफ भी होता है और नॉन इन्वेसिव होता है। सही है। द थर्मोमीटर में नीड टू बी लेफ्ट इन प्लेस अ लॉन्ग टाइम टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट मेजरमेंट। इसमें हमें थर्मामीटर जो है एक ज़्यादा टाइम के लिए पेशेंट की जो बगल होते हैं ना उसमें रखना होता है, ठीक है, ताकि सही तरीके से टेम्परेचर रिकॉर्ड हो जाए। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये हमारे साथ रीडिली एक्सेसिबल होता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट द कोर टेम्परेचर वेरी फास्ट। कोर टेम्परेचर का जो है हमें टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है हमें कोर टेम्परेचर के बारे में क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है। कैन बी अनकम्फर्टेबल एंड इन्वॉल्व रिस्क ऑफ इंजरी द मेम्ब्रेन इफ द प्रोब इज इंसर्टेड टू फार, ठीक है। ये भी जो है अनकम्फर्टेबल कर सकता है और इसमें भी इंजरी के होने के चांसेस होते हैं। रिपीटेड मेजरमेंट में वेरी। इसी तरह से बार बार अगर आप टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है मेजरमेंट करते हैं तो जो रिकॉर्डेड डेटा होगा आपके पास उसमें चेंजेस जो है आ सकते हैं। सही है। इसी तरह से टेम्पोरल आर्टरी हो गई, तो ये हमारे साथ सेफ नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है और वेरी फास्ट इसको हम कर सकते हैं। ये एक वेरी फास्ट प्रोसीजर है, ठीक है। रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डेट में भी एक्सपेंसिव और अनरिलायबल। इसका नुकसान ये है कि इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जो कि एक्सपेंसिव भी होते हैं और अनअवेलेबल होते हैं, हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते। वेरिएशन इन टेक्निक नीडेड इफ द क्लाइंट हैज़ परस्पायरेशन ऑन द फोरहेड, ठीक है। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस है।
टाइप ऑफ थर्मोमीटर, तो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे साथ थर्मामीटर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं मुख्तलिफ़ थर्मामीटर जो है आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ये वाला जो थर्मामीटर है इसको हम टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर कहते हैं, और ये वाला जो थर्मामीटर है इसको हम क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, और ये तो आप सबको पता है, इसको ओरली भी आप यूज़ कर सकते हैं और एक्सिलरी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये वाला जो थर्मामीटर है ये रेक्टल थर्मामीटर है, ये वाला भी रेक्टल है और ये वाला भी मुझे रेक्टल नज़र आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के थर्मामीटर्स है जिसको हम यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर है। ठीक है, सो थर्मोमीटर का जो ये वाला एरिया होता है इसको क्या कहते हैं, इसको मर्करी बल्ब कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू जो है टेम्परेचर को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। सही है, ये जब गर्म हो जाता है तो टेम्परेचर यहाँ से ऊपर इस तरह से जा रहा होता है। ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है इसको स्टेम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या होती है, कंस्ट्रिक्शन इसको कहते हैं, ये मर्करी कॉलम है। ठीक है, इसको मर्करी कॉलम कहते हैं और ये कैलिब्रेशन स्केल है। सो थर्मोमीटर के ये डिफरेंट पार्ट्स है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, थर्मो किसे कहते हैं, थर्मो से मुराद टेम्परेचर, मीटर से मुराद मेजरमेंट। ठीक है, सो थर्मोमीटर ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ वो डिवाइस है जिसके ज़रिए हम टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। सो टू पार्ट्स ऑफ थर्मोमीटर, बल्ब एंड स्टेम। थर्मोमीटर के हमारे साथ टू पार्ट होते हैं, एक हमारे साथ बल्ब होता है, थर्मोमीटर बल्ब होता है, और एक हमारे साथ थर्मोमीटर स्टेम होता है। जो बल्ब है ये फ्रेजाइल पार्ट है। ठीक है, कंटेनिंग मर्करी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। बल्ब जो है ये फ्रेजाइल होता है, मतलब टूट सकता है, इसमें मर्करी होती है और ये टेम्परेचर को क्या करता है, टेम्परेचर को ये कंडक्ट करता है, सेंसिटिव होता है टेम्परेचर को। ठीक है, टेम्परेचर का इस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। स्टेम इज़ अ होलो ट्यूब इन विच मर्करी कैन रेज। स्टेम जो जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये हमारे साथ एक ट्यूब होता है जिसमें मर्करी होती है और वो मर्करी टेम्परेचर के साथ जो है क्या होती है, ऊपर जाती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ज़्यादा ऊपर जाएगी, अगर कम हो तो कम ऊपर जाएगी। ठीक है, सो देयर आर टू स्केल, दो तरह के स्केल होते हैं, एक फ़ारेनहाइट स्केल और एक सेल्सियस स्केल, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मर्करी क्या है, मर्करी ये हमारे साथ एक लिक्विड मेटल है। ठीक है, विद सिल्वरी अपीयरेंस इज़ यूज इन थर्मोमीटर, जो कि थर्मोमीटर में यूज़ होते हैं। क्यों, क्योंकि इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर, क्योंकि इसका जो है इस पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर होता है और थोड़ी सी टेम्परेचर से भी ये क्या हो जाता है, इसकी जो क्या कहते हैं, इसमें चेंजेस आ जाती है। सो एक्सपेंशन ऑफ मर्करी इज़ यूनिफॉर्म इजीली विजिबल। सो मर्करी जो है ये टेम्परेचर के साथ क्या होती है, ऊपर नीचे आती जाती है, जिसको हम आसानी से जो है वो देख सकते हैं थर्मोमीटर पर। टेम्परेचर सेफ्टी प्रिकॉशन, जब हम टेम्परेचर को देखते हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशन मतलब सेफ्टी के लिए भी हमने कुछ इकदाम करने होते हैं। सो होल्ड रेक्टल एंड एक्सिलरी थर्मोमीटर इन प्लेस। आपने जो रेक्टल और एक्सिलरी थर्मोमीटर होता है तो इसको आपने एक ही जगह पर क्या करने होते हैं, होल्ड करने होते हैं, पकड़ने होते हैं। ठीक है, स्टे विद रेजिडेंट व्हेन टेकिंग टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर आप ले रहे होते हैं तो इस दौरान आपने पेशेंट के साथ जो है रहना है, उनको अकेले नहीं छोड़ना। सही है, प्रियर टू यूज करने से पहले आपने क्या करना है, शेक लिक्विड इन ग्लास डाउन। ठीक है, आपने थर्मामीटर को थोड़ा सा शेक करना है, हिलाना है, ताकि जो ग्लास ट्यूब में जो मर्करी है वो मुकम्मल नीचे आ जाए। ठीक है, सही है, शेक थर्मामीटर अवे फ्रॉम द रेजिडेंट एंड हार्ड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जो पेशेंट है उससे दूर होकर और जो दूसरे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उससे दूर होकर आपने क्या करना है, उस थर्मामीटर को हिलाना है ताकि किसी चीज़ के साथ लग ना जाए और टूट ना जाए। सही है, इसी तरह से फिर आपने क्या करना है, विप फ्रॉम इन टू टिप ऑफ थर्मामीटर प्रियर टू रीडिंग। रीडिंग करने से पहले आपने क्या करना है, रीडिंग लेने से पहले आप लोगों ने थर्मामीटर को
एंड से लेकर टिप तक क्या करना है, स्टार्ट करके उसको आपने वाइप करना है, साफ़ करना है। डिले टेकिंग ओरल टेम्परेचर फॉर 10 to 15 मिनट। जब ओरली आप टेम्परेचर लेते हैं तो 10 से लेकर 5 मिनट तक आपने पेशेंट के मुंह में उसको रखना है। इफ रेजिडेंट हैज़ बीन स्मोकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग हॉट और कोल्ड, ठीक है, अगर पेशेंट ने स्मोकिंग की हो, ईटिंग की हो या गर्म कुछ पिया हो या ठंडा कुछ पिया हो तो तकरीबन 10 से लेकर 15 मिनट आप लोगों ने इंतज़ार करना है। उसके बाद आपने उनके मुंह में थर्मामीटर को रखना है। सही है। अच्छा जी, ओरल जो है ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट कन्वीनियंट साइट है हमारे साथ टेम्परेचर लेने के लिए। रेक्टल जो है, रेक्टल रजिस्टर्ड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन ओरल। अच्छा जी, रेक्टम के थ्रू जब आप टेम्परेचर देते हैं थर्मामीटर के ज़रिए तो रेक्टल टेम्परेचर जो है ये आपको ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा जो है रिकॉर्डिंग देगी, जो कि मोस्ट एक्यूरेट होती है। ठीक है, इसी तरह से जो एक्सिलरी है तो ये लीस्ट एक्यूरेट होती है, इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, रजिस्टर्ड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर देन लोअर। जो एक्सिलरी टेम्परेचर मेजरमेंट होती है तो एक्सिलरी के ज़रिए हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं तो ये आपको जो ओरल टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड करके आपको देती है। जबकि टेम्पैनिक जो है ये प्रोब इंसर्ट इनटू द ईयर कैनाल। ठीक है, प्रोब इंसर्ट इनटू द ईयर कैनाल, इनर कैनाल जो ईयर कैनाल है वहाँ पर हमने प्रोब को इंसर्ट करने होते हैं। अब आ जाते हैं पल्स की तरफ। पल्स जो है ये हमारे साथ क्या है, दूसरा वाइटल साइन है। ठीक है, वाइटल साइन की हम बात कर रहे हैं ना, तो पल्स जो है ये हमारे साथ दूसरा वाइटल साइन है। सो द पल्स इज एन इंडेक्स ऑफ द हार्ट रेट एंड रिदम। पल्स प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा अबाउट पर्सन कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस। डिफिनीशन अगर हम पल्स की देखें, सो द पल्स इज अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। पल्स जो है ये क्या है, पल्स इज एन इंडेक्स ऑफ द हार्ट रेट एंड रिदम। पल्स जो है ये असल में हमें हार्ट की जो रेट है और हार्ट की जो रिदम है उसके बारे में हमें क्या करती है, डेटा प्रोवाइड करती है। इसी तरह से पल्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए हमें पेशेंट या जो बंदा होता है उसके कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस के हवाले से हमें पता चलता है कि उसका हार्ट जो है किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसके वेसल जो है किस तरह से जो है एक्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो है हमें पल्स के थ्रू क्या होता है, पता चलता है। अगर पल्स की हम डिफिनीशन की बात करें तो पल्स इज़ अ वेव ऑफ ब्लड। ये हमारे साथ ब्लड की एक वेव होती है जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल, हार्ट का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, उसकी कंट्रैक्शन के ज़रिए जो है ये ब्लड वेव बनती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पल्स कहते हैं। ठीक है, हार्ट का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, तो वो लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ब्लड वेव बनता है और वो ब्लड वेव जो है हमें पल्स मेजरमेंट के थ्रू जो है फील होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पल्स कहते हैं। सही है। फिजियोलॉजी ऑफ पल्स। अगर पल्स की हम फंक्शंस की बात करें, फिजियोलॉजी से मुराद फंक्शन की बात करें हम पल्स की, तो ब्लड फ्लो थ्रू द body in a continuous circuit. Electrical impulse originated from the SA node, मतलब साइनो-आर्टिकुलर नोड से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, ट्रेवल थ्रू द हार्ट मसल टू स्टिमुलेट कार्डियक कंट्रैक्शन। और इसी तरह से हार्ट मसल के थ्रू ये आगे मूव करते हैं और फिर पुरखंजी फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हुए जो कार्डियक कंट्रैक्शन है उसको क्या करती है, करवाती है। सही है। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड एंटर द ऑर्टा विद ईच वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। हर टाइम जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट होते हैं तो कंट्रैक्ट होने के साथ तकरीबन 60 से लेकर 70 मिलीलीटर ब्लड जो है ये क्या होता है, ओर्टा के अंदर जाता है। ठीक है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज़ एंटर्ड इनटू द ओर्टा विद ईच वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। हर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के साथ ओर्टा में जो ब्लड जाता है जो कि 60 से लेकर 70
70 मिलीलीटर होता है, तो इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। विद ईच स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्शन, ठीक है, the wall distant creating a pulse wave they travel rapidly toward the distal end of the arteries। इसी तरह से जब ये स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्ट होता है, पंप आउट होता है, तो इसके साथ जो वॉल्स होते हैं वो डिस्टेंट हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक पल्स वेव बन जाता है जो कि आर्टरीज के जो डिस्टल एंड है वहाँ तक जो है चली जाती है। जैसे कि पानी में आप पत्थर को फेंकते हैं ना, तो जिस जगह आपने पत्थर को फेंका होता है उसके इर्द गिर्द वेव बन जाते हैं और वो आखिरी हद तक आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते फिर गायब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से होता है। When a pulse wave reaches a peripheral artery, it can be felt by palpating the artery lightly against underlying bones or muscle। वही बात है, जब यही पल्स वेव पेरिफेरल आर्टरीज तक पहुंच जाती है, मतलब हमारे हाथों की आर्टरीज, हमारे पैरों की आर्टरीज तक पहुंच जाती है, तो फिर उस जगह को हम जब थोड़ा सा प्रेस करते हैं, थोड़ा सा पल्पेट करते हैं, तो हमें फिर ये पल्स जो है क्या होते हैं, फील होते हैं। Regulation of pulse. Pulse is regulated by the autonomic nervous system through the sinoatrial node, ठीक है, जिसको हम पेसमेकर भी कहते हैं। पल्स की रेगुलेशन किस तरह से होती है, पल्स को कौन रेगुलेट करता है, कौन मॉनिटर करता है, तो पल्स जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए क्या होता है, रेगुलेट होता है, जिसमें हमारे साथ साइनो आर्टीरियल नोड आते हैं, जिसको सिंपल अल्फाज में हम पेस मेकर कहते हैं। साइनो आर्टीरियल नोड जो है ये क्या करते हैं, ये ख़ास किस्म के वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करती है। वही वाइब्रेशन फिर ऐसे नोड से एवी नोड में जाती है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में, फिर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से ये जाती है बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से ये फिर ट्रांसफ़र होती है पुरकंजी फाइबर में, और पुरकंजी फाइबर्स तक जब ये पहुंच जाती है तो उसके बाद फिर मसल्स की जो कंट्रैक्शन है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो पल्स है वो क्या होते हैं, ऐसे नोड से जनरेट होकर पूरा जो हार्ट सिस्टम है उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। इसके अलावा पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज द हार्ट रेट। जो पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन है ना, वो क्या करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, जबकि सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो है ये हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। मतलब इपिनेफ्रिन जो है ये हार्ट रेट को क्या करती है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है, जबकि नॉर एपिनेफ्रिन जो है ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है। सो द क्वांटिटी ऑफ ब्लड फोर्स आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच कंट्रैक्शन, हर कंट्रैक्शन के साथ जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है ना, तो हर कंट्रैक्शन के साथ जिस मकदार में ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी पेपर्स में ये एमसीक्यूज़ आता है, ठीक है, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी आता है, हेल्थ असेसमेंट में भी ये वाला एमसीक्यूज़ आ सकता है। मतलब इसका ये है कि हर कंट्रैक्शन के साथ लेफ़्ट वेंट्रिकल से जितने मकदार में ब्लड जो है जिस फोर्स से क्या होता है, निकलता है, ठीक है, हर कंट्रैक्शन के साथ लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जिस फोर्स के साथ और जिस मकदार में निकलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जो कि हमारे साथ कॉमनली 60 to 70 मिलीलीटर ब्लड होता है एडल्ट में, ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस पल्स रेट इज इक्वल टू 70 ml मल्टीप्लाई बाय 80 बीट पर मिनट, ठीक है। जो एवरेज बीट्स है वो 75 है, 72 है, लेकिन यहाँ पर 80 लिखा गया है, ठीक है। सो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय पल्स, ठीक है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, 70 ml है ना, और पल्स रेट क्या होते हैं पर मिनट जो है वो 80 है, ठीक है। मतलब 60 to 100 ये नॉर्मल रेंज होती है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। 80 है तो आपके पास क्या आएगा, 5600 ml जो है वो आएगा, जो कि बराबर है 5.6 लीटर के। मतलब पर मिनट में आपका जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में 5.6 लीटर ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, पंप करता है, सही है। सो द नंबर ऑफ पल्सिंग सेंसेशन अकरिंग इन 1 मिनट इज
द पल्स रेट। 1 मिनट में जितनी तादाद में आप पल्सेशन को फील करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पल्स रेट कहते हैं। आपने पल्स पर क्या किया, आपने पल्स पर इंडेक्स फिंगर को रखा और आपको पल्स फील हो रही है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी काउंटिंग आपने की, कितनी बार आपको फील हुई, तो इसको कहते हैं पल्स रेट। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इन कार्डियक आउटपुट, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इज द कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट के दौरान, 1 मिनट के अंदर आपका जो हार्ट है वो क्या करता है, कितने वॉल्यूम में ब्लड को पंप करता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्डियक आउटपुट कहेंगे। सही है, कार्डियक आउटपुट तो कितना है, 5.6 लीटर पर मिनट है। सही है।